नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे और राज्यसभा टीवी की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। देश आन बान और शान के साथ मना रहा है 70वां गणतंत्र दिवस। राजपथ पर सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का होगा प्रदर्शन। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा खास मेहमान। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। राजपथ पर परेड में नारी शक्ति का होगा प्रदर्शन। आजाद हिंद फौज के 4 पूर्व सैनिक भी परेड का बनेंगे हिस्सा। फ्लाई पास्ट में शामिल होगा बायोफ्यूल एयरक्राफ्ट, अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप और K9 वज्र भी आएंगे नजर। विभिन्न राज्यों और विभागों की 22 झांकियों में दिखेगी महात्मा गांधी के जीवन और आदर्शों की झलक। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख, संगीतकार भूपेन हजारिका और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को मिलेगा भारत रत्न। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास की दिशा में नानाजी देशमुख के योगदान को बताया अहम। कहा, हजारिका के गीत संगीत की हर पीढ़ी ने की प्रशंसा। प्रणब दा को बताया समय का उत्कृष्ट राजनेता। राष्ट्र निर्माण में योगदान और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए 112 हस्तियों को मिलेगा पद्म पुरस्कार। तीजन बाई समेत 4 हस्तियों को पद्म विभूषण, कुलदीप नैयर, हुक्मदेव नारायण यादव, करिया मुंडा और बछेंद्री पाल समेत 14 को पद्म भूषण, 94 हस्तियों को मिलेगा पद्मश्री सम्मान। और विविधता देश की सबसे बड़ी ताकत। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन। संसाधनों पर बताया सबका हक। कहा, आज के फैसले 21वीं सदी के भारत का स्वरूप करेंगे तय। 21वीं सदी में जन्मे बच्चों की आगामी लोकसभा चुनाव में होगी अहम भूमिका। बापू की 150वीं जयंती भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए उनके आदर्शों को समझने, अपनाने और अमल में लाने का अवसर। देश आज 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए दिल्ली का राजपथ पूरी तरह से तैयार है। अब से कुछ ही देर में राजपथ स्थित इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीनों सेनाओं के प्रमुख यहां वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली में राजपथ पर परेड की शुरुआत सुबह 9:50 पर होगी, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भव्य परेड की सलामी लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के झंडा फहराने के बाद परेड शुरू होगी। और इस समय आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं राजपथ पर। हर आमो खास आज गणतंत्र दिवस पूरे आन बान और शान के साथ मनाने की तैयारी में है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। दिल्ली के राजपथ पर परेड में देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता की झलक दिखेगी। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति का प्रदर्शन होगा। असम राइफल की एक पूरी महिला टुकड़ी के अलावा कई टुकड़ियों का नेतृत्व महिलाएं करेंगी। नौसेना, सेना सेवा कोर की टुकड़ियों और कोर ऑफ सिग्नल्स की इकाई की अगुवाई भी महिला अधिकारी करेंगी। मेजर खुशबू कंवर देश के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल असम राइफल्स की टुकड़ी की अगुवाई करेंगी। सिग्नल कोर की कप्तान शिखा सुरभि अपनी टीम के पुरुष सहयोगियों के साथ बाइक स्टंट करेंगी। पहली बार आजाद हिंद फौज के 90 साल से अधिक उम्र के 4 सैनिक भी इस परेड में हिस्सा लेंगे। राजपथ पर परेड देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचने लगे हैं। देश की ताकत देखने पहुंचे इन लोगों में भारी जोश नजर आ रहा है। राजपथ पर पहली बार सुनाई देगी सेना की बजाय इंडियन मार्शल धुन। इसका नाम शंखनाद है।
राजपथ पर सैन्य शक्ति की झलक भी दिखाई देगी। इसमें हाल ही में सेना में शामिल M777 होवित्जर और भारत में बने K9 वज्र आर्टिलरी गन शामिल होंगी। फ्लाई पास्ट में शामिल बायोफ्यूल एयरक्राफ्ट पहली बार शामिल होगा। सरफेस माइन क्लियरिंग सिस्टम और मीडियम रेंज जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल और अर्जुन आर्म रिकवरी और रिपेयर व्हीकल भी राजपथ पर दिखाई देगी। विभिन्न राज्यों और विभागों की 22 झांकियों में महात्मा गांधी के जीवन और आदर्शों की झलक दिखाई देगी। गणतंत्र दिवस परेड में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा 6 मंत्रालयों की झांकियां पेश की जाएंगी। इन मंत्रालयों की झांकियों में स्वच्छ भारत अभियान, सौभाग्य योजना और किसान गांधी झांकियां शामिल होंगी। देश महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है, लिहाजा परेड में शामिल सभी राज्यों की झांकियों की थीम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आधारित होगी। गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में अर्धसैनिक बल, दिल्ली पुलिस के करीब 25,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। जमीन से आसमान तक कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राजपथ पर कई लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। मुख्य इमारतों में एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस कमांडो तैनात हैं। संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की तलाशी ली जा रही है। दूसरे राज्यों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आने जाने वालों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 जानी मानी हस्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, मशहूर संगीतकार भूपेन हजारिका और आरएसएस से जुड़े नेता और स्वयंसेवी नानाजी देशमुख को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वहीं 4 हस्तियों को पद्म विभूषण, 14 को पद्म भूषण और 94 को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। नानाजी देशमुख को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है। 11 अक्टूबर 1916 को महाराष्ट्र के हिंगोली में जन्मे नानाजी देशमुख मूल रूप से समाज सेवी रहे। इस दौरान उनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ से रहा। नानाजी के जमीनी कार्य ने जनसंघ को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। 1977 में जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहा, लेकिन नानाजी देशमुख ने कहा कि 60 साल से ज्यादा उम्र होने वाले लोगों को सरकार से बाहर रहकर समाज सेवा करनी चाहिए। इसके बाद 1980 में राजनीति से संन्यास लेकर रचनात्मक कार्य में लगने की घोषणा की। दिल्ली में उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर एक शोध संस्थान बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में 1999 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में ही उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण स्वावलंबन के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 95 साल की उम्र में नानाजी देशमुख ने 27 फरवरी 2010 को अपनी कर्मभूमि चित्रकूट में अंतिम सांस ली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके नानाजी देशमुख के कामों को याद किया है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय नानाजी देशमुख ने ग्रामीण विकास को स्वावलंबन से जोड़ा। चित्रकूट प्रोजेक्ट इस विचार पद्धति का अप्रतिम उदाहरण है कि किस प्रकार ग्राम निवासी स्वयं ही परिवार सम्मत ग्राम विकास के कारक बन सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके नानाजी देशमुख को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए नानाजी देशमुख के महत्वपूर्ण योगदान ने हमारे गांव में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने की एक नई राह दिखाई।
मशहूर गायक भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भूपेन हजारिका गायक और संगीतकार होने के साथ ही एक कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और असम की संस्कृति और संगीत के अच्छे जानकार थे। उन्हें दक्षिण एशिया के सबसे नामचीन सांस्कृतिक कर्मियों में से एक माना जाता रहा है। मखमली आवाज और कलात्मक संगीत से देश और दुनिया को दीवाना बनाने वाले भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को असम के सदिया में हुआ। भूपेन हजारिका बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी समेत अनेक भारतीय भाषाओं में गीत गाए। फिल्म रुदाली के गीत हों, चाहे गंगा नदी पर लिखे उनके गीत और संगीत, भूपेन दा ने कभी नहीं भुलाए जा सकने वाले हजारों गीतों को अपनी दिलकश आवाज की बदौलत अमर बना दिया। खुद अपने गीत लिखने, संगीतबद्ध करने और गाने में उन्हें महारत हासिल थी। उन्हें दक्षिण एशिया के श्रेष्ठतम जीवित सांस्कृतिक दूतों में से एक माना जाता था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके कहा है कि असम के महान संगीतज्ञ डॉक्टर भूपेन हजारिका ने भारत की आंचलिक समृद्ध संगीत परंपरा को विश्व में विख्यात किया। उनका संगीत देश की महान विरासत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि भूपेन हजारिका के गीत और संगीत पीढ़ियों से लोगों द्वारा सराहे जाते रहे हैं। उनसे न्याय, सौहार्द और भाईचारे का संदेश जाता है। उन्होंने विश्व स्तर पर भारत की संगीत परंपराओं को लोकप्रिय बनाया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया गया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में हुआ। प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रणब दा को सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। इतना ही नहीं, प्रणब मुखर्जी को साल 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड भी मिला था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आधुनिक भारत के वरिष्ठ सम्मानित नेता हैं। वरिष्ठ सांसद और प्रशासक के रूप में अनुभव और विद्वता से देश दशकों तक लाभान्वित होता आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि प्रणब दा हमारे समय के एक उत्कृष्ट राजनेता हैं। उन्होंने दशकों तक देश की निस्वार्थ और अथक सेवा की है। उन्होंने देश के विकास पथ पर एक मजबूत छाप छोड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी तीनों लोगों को भारत रत्न दिए जाने पर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने प्रणब मुखर्जी को बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को इससे गर्व महसूस हो रहा है। बंगाल के बीरभूम जिले के एक छोटे से गांव मिराटी में प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ। तारीख थी 11 दिसंबर 1935। भारत बंग साहित्य परिषद के वो अध्यक्ष रहे, लेकिन राजनीति ही उनको ज्यादा रास आई। 1952 से 1964 के दौरान बंगाल विधान परिषद के वो सदस्य रहे, साथ में कांग्रेस के महासचिव भी, और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1969 में पहली बार उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया। योग्यता और संगठन क्षमता के बूते वो तत्कालीन इंदिरा गांधी के करीब आ गए। 1982 में वो पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। 1984 में दुनिया के बेजोड़ 5 वित्त मंत्रियों की सूची में उन्हें जगह मिली। 1991 में उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष चुना गया। पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में 1993 से 1995 के दौरान वो वाणिज्य मंत्री रहे और विदेश मंत्री भी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में वो 2004 से 2006 के बीच रक्षा मंत्री रहे और इसके बाद 3 साल के लिए फिर से विदेश मंत्री, और 2009 से 2012 के बीच वो रक्षा मंत्री रहे। 2007 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 25 जुलाई 2012 को उन्होंने देश के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति जी।
गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले देश के महत्वपूर्ण नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। इसके तहत 4 हस्तियों को पद्म विभूषण, 14 को पद्म भूषण और 94 को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, लोक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, मेडिसिन, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जा रहा है। पद्म विभूषण जिन हस्तियों को सम्मानित किया गया है उनमें तीजन बाई, जिबूती के राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुले, अनिल कुमार मणिभाई नाइक और बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका तीजन बाई को देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण मिलने जा रहा है। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रदेश से पहली छत्तीसगढ़ीय कलाकार हैं। तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला मंच प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1988 में उन्होंने पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 2003 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुई। 2007 में नृत्य शिरोमणि से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। वहीं जॉन चैम्बर्स, सुखदेव सिंह ढींसा, प्रवीण गोवर्धन, महाशय धर्मपाल गुलाटी, दर्शन लाल जैन, अशोक लक्ष्मण राव कुकड़े, करिया मुंडा, बुधादित्य मुखर्जी, मोहनलाल विश्वनाथन नैयर, एस नंबी नारायण, कुलदीप नैयर, बछेंद्री पाल, वीके शुंगलू और हुक्मदेव नारायण यादव को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिवंगत अदाकार कादर खान, क्रिकेटर गौतम गंभीर और पूर्व राजनयिक एस जयशंकर समेत 94 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। और अब बात करेंगे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के देश के संबोधन को। 70वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस देश के सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों के प्रति अपनी आस्था को दोहराने का अवसर है और इन सब से बढ़कर हमारा गणतंत्र दिवस हम सबके भारतीय होने के गौरव को महसूस करने का भी अवसर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन आदर्शों में लोक सेवा का बहुत अधिक महत्व है। हम सबके हृदय में उन व्यक्तियों और संस्थाओं के प्रति सदैव सम्मान का भाव रहा है जो अपने सामान्य कर्तव्यों की सीमाओं से ऊपर उठकर लोक सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि चुनाव के दौरान हम सब अपने मताधिकार का प्रयोग अपनी लोकतांत्रिक मान्यताओं और मूल्यों के प्रति पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। उन्होंने देशवासियों से इस कर्तव्य का अवश्य पालन करने की अपील भी की। हम सभी भारतवासियों को इस वर्ष एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलने जा रहा है। 17वीं लोकसभा के निर्वाचन के लिए होने वाले आम चुनाव में हम सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। इस चुनाव के दौरान हम सब अपने मताधिकार का प्रयोग अपनी लोकतांत्रिक मान्यताओं और मूल्यों के प्रति पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। यह चुनाव इस मायने में विशेष होगा कि 21वीं सदी में जन्म लेने वाले मतदाता पहली बार मतदान करेंगे और नई लोकसभा के गठन में अपना योगदान देंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि ये वक्त देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने और विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने का अहम पड़ाव है। उन्होंने कहा कि सरकार के सतत प्रयासों से देश में गरीबी का खात्मा निर्णायक दौर में है। देशव्यापी प्रयासों के बल पर गरीब परिवारों को आवास, पीने के पानी, बिजली और टॉयलेट की सुविधा मिल रही है। गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कें और पुल बन रहे हैं। शहरों में आवास तथा आधुनिक जन सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। हर घर तक बिजली पहुंच रही है। हमारे युवा हुनरमंद होकर रोजगार की नई संभावनाएं पैदा कर रहे हैं। जो लोग अपना व्यवसाय करना चाहते हैं उन्हें बिना गारंटी के लोन की सुविधा सुलभ कराई जा रही है। हर गरीब व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है। लोगों को
जन औषधि केंद्रों में सस्ती दरों पर दवाइयाँ मिल रही हैं। हृदय रोग के उपचार के लिए स्टेंट जैसी जीवन रक्षक मेडिकल डिवाइसेस की तथा घुटने के इम्प्लांट की कीमतों में काफ़ी कमी की गई है। रियायती दरों पर डायलिसिस की सुविधा प्राप्त हो रही है। हमारे गरीब भाई बहनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ऐसे अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। देश के कोने कोने में मोबाइल फ़ोन तथा इंटरनेट की सुविधा होने से डिजिटल कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव आया है। बंदरगाहों, अंतर्देशीय जलमार्गों, बेहतर रेल सेवाओं, आधुनिक मेट्रो सुविधाओं, राष्ट्रीय राजमार्गों, गांव की सड़कों और देश के अंदरूनी इलाकों में किफ़ायती हवाई यात्रा की सुविधाओं से कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। महिला सशक्तिकरण पर बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश में इस क्षेत्र में हो रहे सामाजिक बदलाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि देश की बेटियों ने कला, चिकित्सा और खेल खुद के अलावा तीनों सेनाओं और रक्षा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बना रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के संसाधनों पर सभी का बराबर का हक है। उच्च शिक्षण संस्थानों में पदक पाने वाले विद्यार्थियों में प्रायः बेटियों की संख्या बेटों से अधिक होती है। ऐसे बदलावों के बहुआयामी लाभ मिल रहे हैं। सबको साथ लेकर चलने की समावेशी भावना भारत के विकास का मूल मंत्र है। इस विकास के दायरे में हम सभी देशवासी शामिल हैं। जन सुविधाएं सबकी पहुंच में हों तथा विकास के अवसर सभी को समान रूप से मिलें, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। देश के संसाधनों पर हम सभी का बराबर का हक है, चाहे हम किसी भी समूह के हों, किसी भी समुदाय के हों या किसी भी क्षेत्र के हों। भारत की बहुलता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक मेरे सपनों का भारत में लिखा है कि मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह महसूस करेंगे कि यह देश उनका है। इसके निर्माण में उनकी आवाज़ का महत्व होगा, जहां ऊंच नीच का भेद नहीं होगा तथा स्त्रियों को भी वही अधिकार मिलेंगे जो पुरुषों को प्राप्त होंगे। इस संदर्भ में इसी माह संविधान संशोधन के द्वारा गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा एवं रोजगार के विशेष अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। सामाजिक न्याय और आर्थिक नैतिकता के मानदंडों पर जोर देकर समावेशी विकास के कार्य को और भी व्यापक आधार दिया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से देश के किसान और जवान लगातार सशक्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और नई सोच के दम पर भारत के कारोबारी नई इबारत लिख रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत तेजी से विकास कर रहा है। दुनिया भर की निगाहें हमारे देश के युवा उद्यमियों और भारत की अर्थव्यवस्था पर टिकी हुई है। देश के विभिन्न भागों में अपनी यात्राओं के दौरान मैं समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ मिलता हूं और देखता हूं कि आम लोगों में कठिन परिश्रम और ईमानदारी से हासिल की गई उपलब्धियों के प्रति सराहना का भाव है। यह सराहना उन वरिष्ठ नागरिकों के विचारों में और भी साफ झलकती है जिन्होंने अभाव के दौर को देखा है। यह सफलता हम सब ने कड़ी मेहनत से हासिल की है। अनेक क्षेत्रों में हमने अभाव को प्रचुरता में बदला है। उदाहरण के लिए आज देश में खाद्यान्न का प्रचुर मात्रा में उत्पादन हो रहा है। रसोई गैस आसानी से मिल रही है। फ़ोन कनेक्शन लेना हो या पासपोर्ट बनवाना हो, बैंक में खाता खुलवाना हो या दस्तावेजों को प्रमाणित करना हो, इन सभी क्षेत्रों में सुधार और बदलाव दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान हमारे गणराज्य की आधारशिला है। उन्होंने भारतीय संविधान को दूरदर्शी और जीवंत दस्तावेज बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च आदर्शों और देश प्रेम से ओतप्रोत संविधान सभा के विद्वान सदस्यों ने इसकी रचना की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर संविधान की रचना के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान विशेष तौर पर स्मरणीय है। राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से राष्ट्रपति ने आज के दौर को देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण बताया। हमारा देश इस समय एक महत्वपूर्ण मुकाम पर है।
हमारे आज के निर्णय और कार्यकलाप 21वीं सदी के भारत का स्वरूप निर्धारित करेंगे। एकजुट होकर अपने प्रयासों के बल पर इस सदी को भारत की सदी बनाने का अवसर हम सबके सामने है। इसलिए राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से आज का यह समय हम सब के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे देशवासियों के लिए स्वतंत्र भारत का शुरुआती दौर था। स्वतंत्रता सेनानियों के उच्च आदर्शों पर चलते हुए हमने आज़ादी हासिल की। जनता को सर्वोपरि मानने वाले मूल्यों ने हमारे गणतंत्र को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। वही आदर्श और मूल्य लोकतंत्र और संविधान के प्रति हमारी अटूट आस्था में रचे बसे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि तकनीक और नई सोच के बल पर समाज के हर वर्ग के लोग विकास की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के गणतंत्र ने एक लंबी यात्रा तय की है, लेकिन अभी हमें बहुत आगे जाना है। लेकिन जो लोग विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं, उन सबको साथ लेकर देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने 21वीं सदी के लक्ष्यों और मानदंडों को निर्धारित करने पर जोर दिया। अब हमें क्वालिटी यानी गुणवत्ता पर और अधिक ध्यान देना होगा। सभी वर्गों और सभी समुदायों को समुचित स्थान देने वाले राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ते हुए हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें हर बेटी बेटे की विशेषता, क्षमता और प्रतिभा की पहचान हो और उसके विकास के लिए हर तरह की सुविधाएं और प्रोत्साहन उपलब्ध हों। पारस्परिक सहयोग और साझेदारी के आधार पर ही समाज का निर्माण होता है। चाहे परिवार की खुशी हो, व्यवसाय में प्रगति हो, समाज और राष्ट्र का निर्माण हो या फिर एक बेहतर विश्व व्यवस्था की स्थापना हो। यह सभी उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति, समाज, सरकार और राष्ट्रों के आपसी सहयोग से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। सहयोग और साझेदारी की यह भावना ही पूरे विश्व को एक ही परिवार मानने वाले वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श का भी आधार है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन किया गया। वैसे तो हर दिन शाम को यहां रिट्रीट होता है, लेकिन गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यह और ज्यादा खास रहा। और अब बात करेंगे कुछ और अहम खबरों की। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने आपसी संबंधों को और मजबूत करने के लिए 3 साल के लिए एक रणनीतिक कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत दोनों देश आपसी जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं के मुताबिक सभी क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। 2 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली आए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शिखर वार्ता में दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने की बात तय हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच शिखर वार्ता में दोनों देशों में मौजूदा क्षमताओं का उपयोग करने पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों की समीक्षा करने के बाद कृषि से लेकर व्यापार और राजनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत किया जाएगा। हमने अपने संबंधों के सभी आयामों की समीक्षा की। हमारे बीच व्यापार एवं निवेश के संबंध और अधिक प्रगाढ़ हो रहे हैं। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $10 बिलियन से भी अधिक है। इस वर्ष वाइब्रेंट गुजरात में दक्षिण अफ्रीका पार्टनर कंट्री के रूप में हिस्सा लिया और दक्षिण अफ्रीका में निवेश बढ़ाने के राष्ट्रपति रामाफोसा के प्रयासों में भारतीय कंपनियां बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं।
दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बनने के बाद सिरिल रामाफोसा की ये पहली भारत यात्रा है। शिखर वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि वो भारत के साथ आर्थिक संबंधों को काफी महत्व देते हैं। भारत अब उनका दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। India is now South Africa's second largest trading partner. We want to extend this relationship to higher levels. There are a number of areas of future cooperation between our two countries, and some of the areas where we want to extend cooperation is in the agro-processing area or sector. It is also in defense procurement, mining equipment, and technology and cooperation, also in the financial services sector. दोनों देशों के बीच करीब 11 अरब डॉलर का व्यापार है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका एक रणनीतिक रूप से अहम जगह पर स्थित है। दोनों देश सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भी मिलकर काम कर रहे हैं। अस्थायी सदस्य के तौर पर दक्षिण अफ्रीका के चुनाव में भी भारत समर्थन करेगा। इससे पहले शुक्रवार सुबह भारत पहुंचे सिरिल रामाफोसा का राष्ट्रपति भवन में स्वागत हुआ। वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। रामाफोसा शनिवार को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बहुत ही घनिष्ठ राजनीतिक, भावनात्मक और आर्थिक संबंध हैं, लेकिन दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर रही है और दोनों इस रिश्ते को इस तरीके से और मजबूत करना चाहते हैं ताकि दोनों देशों की जनता को इससे फ़ायदा हो और दोनों देशों के राजनीतिक प्रभाव भी दुनिया में बढ़ें ताकि दुनिया में स्थायित्व और शांति स्थापित हो। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। अयोध्या मसले पर सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने नई बेंच का गठन कर दिया है। नई बेंच में 5 जज होंगे। CJI समेत इस बेंच में जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस SS बोगड़े, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल हैं। मामले की सुनवाई 29 जनवरी से होगी। और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका में बीते 35 दिनों से चल रहा शटडाउन या कामबंदी अस्थायी रूप से खत्म होने वाला है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसे लेकर एक समझौता हुआ है जिससे 15 फरवरी तक अमेरिकी सरकार का कामकाज पूरी तरह चालू हो जाएगा। इस बीच यानी अगले 3 हफ्तों में एक द्विदलीय समिति बैठेगी जो सीमा सुरक्षा को लेकर विचार करेगी। ट्रंप ने कहा कि कांग्रेस के साथ उचित समझौते के बिना सरकार का काम फिर से बंद हो सकता है या मेक्सिको की सीमा पर आपातकाल जैसी स्थिति से निपटने के लिए कोई विशेष कदम उठा सकते हैं। I think we have a chance, yeah. I think we have a good chance. We're going to work with the Democrats, we're going to see. And if we can't do that, then we'll do, obviously, we're going to do the emergency, because that's what it is. It's a national emergency. These are Hispanic pastors and reverends and ministers, and they understand better than anybody. It's an emergency. It's a humanitarian emergency. Absolutely. And we are going to take care of our border. It's going to be done. And crime is going to go down throughout our whole country, not just at the border. And the border is the least of it. It's what comes in through the border and permeates throughout the whole country. And you're going to see drugs drop way down because a big percentage come in through the border. You will see drugs way down. You're going to see crime go way down. So we're going to do it, and we're doing well, and I really appreciate your being here.